चलो चलो, तो मेरी बातों पे ध्यान दो, अगल बगल की बातों को मत सुनो। शोर कहाँ से आ रहा है। तो हमने ये बताया कि अगर हम मान लीजिए इतनी तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो हम अपने विषय के आधार पर किस प्रकार अपनी स्ट्रेटजी बनाएं कि हमें दिक्कत ना हो। इसके लिए मैंने कुछ दिन पहले, और इतने दिन पहले कि आप सोच भी नहीं सकते, तब आप इतने छुटकू से रहे होंगे कि क्या बताएं। तब लॉकडाउन का वक्त था, तो मैंने एक वीडियो बना के डाल दिया था बहुत पहले यूट्यूब पे। उसमें लिखा होगा कि 12th के बाद क्या करें। हाँ, वो वीडियो वाकई में लगता है देख के किसी काम का नहीं है, पर वाकई में वो बहुत काम का है। इतना काम का है कि आप सोच भी नहीं सकते। जनरल बच्चा जो होता है ना, वो पढ़ाई में सक्सेस क्यों नहीं है। आज हर एक बच्चा क्या कर रहा है, बस पढ़े जा रहा है, पढ़े जा रहा है। क्यों पढ़े जा रहा है उसे पता नहीं है। उसे लगता है कि बस एक फैशन है, बस्ता उठाओ और चले आओ। हम में से इतने लोग बैठे हैं पूरे क्लास में, सबका मामला यही है कि बस लोग चले आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं मालूम नहीं है, क्योंकि दुनिया इंटर के बाद, इंटर के पहले कोचिंग करती है, इसकी एक व्यवस्था है। इस पे सब जाते हैं, इसलिए हम भी जाएंगे। स्कूल सब जाते हैं, इसलिए हम भी जाएंगे। पर ये हमें नहीं करना है। हमें ये समझना है कि पढ़ाई के दौरान हम अपनी स्ट्रेटजी क्या बनाएं कि हमें कम से कम समय में हमें जो अचीव करना है हम उसे अचीव कर सकें। और अपना एम किस प्रकार टारगेट करें। तो ये जानना है कि अपना एम किस प्रकार टारगेट करें। मैंने बताया ना कि भले ही वो पुराना है, पर उसमें मैंने की बड़े काम की बात है। उसको समझ लीजिएगा कि आप किस हिसाब से आपको चुनना क्या चाहिए, और चुनने के लिए कितने ऑप्शन हैं, इसको तो मैं तीसरी क्लास में बताऊंगा ही बताऊंगा। अभी इसके बाद ऐसा एक तीसरा वीडियो भी बना दूंगा मैं। लेकिन अभी हमें यह जानना है कि हमें पढ़ना क्या क्या चाहिए। जनरली अभी पढ़ते वक्त आप क्या करते हैं, जैसे हर एक बच्चे का अपना एक अलग स्ट्रीम है, अपना एक अलग टारगेट है। जैसे किसी ने कह दिया कि मुझे डॉक्टर बनना है, किसी ने कह दिया मुझे इंजीनियर बनना है, किसी को सीजीएल की तैयारी करनी है, किसी को एसएससी की तैयारी करनी है, किसी को एनडीए में जाना है, सेना में जाना है। हर व्यक्ति ने अपना एक अलग स्ट्रीम और अपना एक अलग अनुभव किसी ने किसी से प्राप्त किया और अपना टारगेट सेट कर लिया है। किसी को स्टोनो बनना है, किसी को एसडीएम बनना है। तो सबका टारगेट अलग है। लेकिन सब यहां से इंटर पास करके निकलेंगे, उसके बाद सब जाएंगे ग्रेजुएशन की तैयारी करेंगे। उसके बाद फिर सबके दिमाग में आएगा चलो एक काम करते हैं, कोचिंग करते हैं। कोचिंग करने के बाद फिर 3-4 साल तक तैयारी करेंगे, पंचवर्षीय योजना बन जाती है। और ये योजना ऐसी बनती है ना कि कैरियर ले डूबती है, पैसा ले डूबती है, सबसे कीमती चीज आपका वक्त और आपकी उम्र ले डूबती है। और इसी जाल में बच्चे फंसे रहते हैं लाइफ टाइम तक। तो अगर आपके अंदर 12th से ही, हाई स्कूल से ही थोड़ा सा समझदारी आ जाए, तो आप यकीन मानिए बहुत आपको समय वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप अपने टारगेट के लिए पर डे के हिसाब से अगर 1 घंटे भी निकालिए ना, तो मुझसे लिखवा लीजिए, रेगुलर निकालिए और ईमानदारी से निकालिए। 22-23 साल की एज तक पहले तो आप 1-1 घंटा निकालिए। फिर आपको जो मेन एग्जाम देना है, जब वहां पहुंचिए तो 1 साल का टाइम उसको प्रॉपर दे दीजिए। बहुत आराम से और धूमधाम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब यहां पर क्या होता है कि 12th तक लगभग सारे बच्चे सेम बुद्धि के होते हैं। सबका अपना अपना मामला फिक्स है। जैसे जो आर्ट का बच्चा है, थोड़ा वो बेहतर इसलिए हो जाता है कि उसको सामान्य जानकारियां एक साइंस के बच्चे की तुलना में थोड़ा ज्यादा हो जाती हैं, क्योंकि उसे सामाजिक विज्ञान के बारे में, इतिहास के बारे में, भूगोल के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी तुमसे हो जाती है। वो तुमसे सरप्लस अवस्था में आ जाता है। तो जब वो जीएस का पेपर देने जाता है तो वो बेहतर कर लेता है। तो सामान्य जानकारी हमें यह समझ में आई कि आर्ट का बच्चा जीएस का पेपर बेहतर करने की क्षमता रखता है आपकी तुलना में। लेकिन कर लेता है, ये गलत बात है। 100 बच्चे अगर बैठा दिए जाएं जो 50 आर्ट के हों और 50 साइंस के हों, उसके बाद दोनों को तैयारी करने के लिए कह दिया जाए और जीएस का पेपर थमा दिया जाए, तो मुझे यह लगता है कि 50 में से कम अगर तुलना करेंगे तो 30 बच्चे साइंस वाले ऐसे होंगे जो आर्ट वाले से ज्यादा नंबर पाएंगे जीएस में। ठीक है ना, और वो नहीं पाएंगे। तो एक बेसिक बात यही है कि ये बेहतर कर जाते हैं, उसके पीछे कारण क्या है पहले ये समझ लीजिए, और आप उनसे भी बेहतर करेंगे इसके पीछे की लॉजिक क्या है। जैसे हम सभी लोगों के पास एक सामान्य बात ये कि आप नहाते हैं, आप खाना खाते हैं, आप ट्रेवल करते हैं, आप खाली बैठे रहते हैं। आप अगर इन समयों का सदुपयोग कर लें तो बस आपका काम बन गया।
जैसे आज के जमाने में क्या है, सूचना क्रांति है। तो सूचना क्रांति के समय में हर एक बच्चे के पास अपना खुद का पर्सनल फोन है, और नहीं है तो सबके घर में 3-4 मोबाइल फोन तो है ही है। आपको पहले ये बता रहा हूं कि आपको समय कैसे इस्तेमाल करना है। अब आप नहाने गए, अपने बाथरूम में गए बगल में, है ना, कोई दिमाग नहीं लगाना है कि आपके बाथरूम में नहाने गए, किसी ऊंचाई पे अपने फोन रखा, और इतने सारे टीचर्स, इतने ज्यादा यूट्यूबर्स, दुनिया भर के लोग हैं, इतने सारे कोचिंग वाले जो रोज का करंट, डेली अफेयर, बाकी जो मैटर्स चल रहे हैं दुनिया के, उनको छांट के बना के अपलोड करते हैं। जहां से आपको समझ में आए कि ये सही बताता है, उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग आप क्या करिए, ऑन करके रख दीजिए। मत सुनिए क्या हो रहा है, आप अपना काम करिए। आप नहाने गए हैं, पर कान आपके ऊपर वाले ने ऐसा बनाया है कि ना चाहते हुए भी आपको सुनाई देगा। नहाते तो अभी भी हैं, ऐसा तो नहीं गाना बजा के नहाते होंगे आप, लेकिन तब अगर फोन रख के सुन रहे हैं तो आप मान लीजिए 2 की स्पीड में चलाएंगे, 15 मिनट अगर आप नहाएंगे तो आपने 30 मिनट का वीडियो निपटा दिया। और अगर आप ये रोज काम करते हैं तो आप एक चीज से तो अपडेट हो गए कि जैसे वर्तमान में भारत में कौन सी मिसाइल की खोज की गई, ये तुम्हें पता रहेगा। तुम्हें पता रहेगा कि वर्तमान में किन 2 देशों के बीच युद्ध चल रहा है, ये पता रहेगा। वर्तमान में कौन सा ट्रेड वार चल रहा है, ये तुम्हें पता रहेगा। तो कुछ चीजें ऐसी होंगी जिससे तुम्हें ये नहीं लगेगा कि तुम दुनिया से अलग हो गए हो, बहुत ज्ञानी हो गए हो, लेकिन सच में तुम्हारे अनजाने में भी तुम बाकी बच्चों की तुलना में थोड़ा बेहतर हो जाओगे। ये हो गया समय का सही इस्तेमाल। मैंने ये नहीं कहा कल से तुम कॉपी ले लो, किताब ले लो, पढ़ो, रिवाइज करो, नोट्स बनाओ, ये नहीं करना था। इतना ये काम तुम्हें अपने आप को देना था। दूसरी बात, अगर ये काम आप करने लगेंगे धीरे धीरे तो आपके अंदर एक टेंडेंसी, प्रवृत्ति आ जाएगी कि क्वेश्चन समझने लगेंगे, घटनाओं को समझने लगेंगे। कोई घटना देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, अच्छा ऐसी न्यूज तो हम सुनते हैं, ऐसी तो वो बताता है, एक प्रवृत्ति आ जाएगी। और दूसरी बात क्या है, हमें यह समझना है हम ये प्रवृत्ति अपने अंदर डेवलप कर क्यों रहे हैं, हमें बनना क्या है जो हम ये प्रवृत्ति डेवलप कर रहे हैं। हम क्यों कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप जीएस पढ़ लीजिए, हम बता रहे हैं उसके पीछे का तर्क क्या है। दुनिया के 80% एग्जाम ऐसे हैं जिनमें ये आता है, पहली बात। दूसरी बात, फॉर्म डालने वाले बच्चे 10 लाख होते हैं, 20 लाख होते हैं, कुछ कुछ फॉर्म तो ऐसे हैं कि उसमें 1-1 करोड़ फॉर्म पड़ जाते हैं, ठीक। और सारे बच्चे फॉर्म डालने वाले सेलेक्ट होंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जितने लोग फॉर्म डाले हैं सब सेलेक्ट ही हो जाएंगे, या सब पढ़ने वाले हैं इसके और सब सेलेक्ट होंगे, इस बात की तो 100% गारंटी नहीं होंगे। लेकिन सब पढ़ने वाले हैं, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। तो अगर 10 लाख फॉर्म पढ़ते हैं, उसमें से 1 लाख बच्चा ऐसा होता है जो सीरियस होता है। बाकी तो टाइम पास के लिए फॉर्म डाल देते हैं कि मोहल्ले में भौकाल काटना है कि हम भी सीजीएल का पेपर देते हैं। कुछ लोग तो सिर्फ जीवन में कुछ नहीं करेंगे, पेपर अकेले देते हैं, बड़ा बड़ा पेपर दे लेंगे, आईएएस का पेपर दे देंगे, पीसीएस का दे लेंगे, सीजीएल का दे लेंगे, जितने भी बड़ी वैकेंसी आती है डाल देंगे, पेपर देंगे, लोग पूछेंगे क्या कर रहे हो, तो कहेंगे सिविल की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को बताना है। तो ऐसे मूर्ख तो सिर्फ संख्या बढ़ा के तुम्हारा मनोबल गिराते हैं, उनको बगल कर दो। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं कि अगर हर एक तहसील से एक सीरियस कैंडिडेट निकल जाए तो आपको टक्कर देने के लिए लाखों बच्चे तैयार हैं इंडिया में किसी भी एग्जाम के लिए। तो इसलिए आपके पास जो 1 लाख छठ के बच्चे निकल कर आते हैं 10 लाख में से, वो वाकई में ओरिजिनल कंपटीटर होते हैं आपके, और वो पहले से ही मेहनत किए होते हैं, अच्छी कोचिंग किए होते हैं, बढ़िया ढंग से पढ़े होते हैं। उनसे आपका तगड़ा वाला प्रतिस्पर्धा है कि भाई तेरे से बेहतर करेंगे तब मेरा सिलेक्शन होगा, नहीं तेरा होगा। अब तुम्हें करना क्या है, कैसे तुम उनसे बेहतर होगे, तो मैंने क्या बताया कि सामान्य बच्चों का ये नेचर है। देखो, जो साइंस का छात्र है, जो आर्ट का छात्र है, एक कॉमन लॉजिक की बात मैं कर रहा हूं, इसमें आर्ट वालों को बुरा मानने की बात नहीं है। ये भारत का दुष्प्रभाव, भारत ने क्या बना के रख दिया शिक्षा व्यवस्था को, अभी भारत ही जाने। यहां पर एक सामान्य बात ये समझो कि कोई आर्ट का एक बच्चा है, इसमें उसको खड़ा कराओ और कह दो कि तुमने आर्ट साइड का विषय क्यों चुना। उससे सिर्फ इतना प्रश्न पूछ लो, 100 बच्चों से पूछना, मैंने क्या कहा कि मैं कब से पढ़ा रहा हूं, 16 साल से, और मैं हर साल बच्चों से पूछता हूं, और कोई बैच ऐसा नहीं जाता जब हर साल किसी एक बैच में 100-120 बच्चे ना रहे हों। अब तक बड़े बच्चे पढ़ के जा चुके, और पहले तो और भयंकर रहा करते थे, कोरोना के बाद से स्थिति बदल गई है। अगर मान लो हर साल 400-500 बच्चों का बैच जा रहा है, जो भी जा रहा है, कहीं और भी पढ़ाया, स्कूलों में जाके पूछा, अपने विद्यालय में, मैंने खुद के अपने विद्यालय में पूछा, तो हर एक जगह पे मैंने एक बात का अनुभव किया कि बच्चा आर्ट चुना क्यों है, क्योंकि उसको मैथ नहीं आती।
इसलिए नहीं चुना कि उसको आगे चल के आर्ट से कोई लाभ होगा, तैयारी करना है, कुछ करना है, नहीं, इसलिए क्योंकि वो पढ़ने में कमजोर था। उसे आर्ट का विषय लगा कि चलो सामाजिक विज्ञान है, आराम से पढ़ लेंगे, समझ में आ जाएगा। हमें विज्ञान नहीं आता, हमें मैथ नहीं आता। अच्छा, कुछ बच्चे बायोलॉजी चुन लेते हैं। बायोलॉजी चुनने के पीछे अगर तुम जाके लॉजिक पता करना, शर्त लगा लो 100 में से 50 बच्चे तो गारंटी के साथ इसलिए बायोलॉजी ले लेते हैं क्योंकि उनको मैथ नहीं आती। आप समझ रहे विषय का चुनाव किस प्रकार हो रहा है। उन्हें लगता है कि विज्ञान वो झेल लेंगे, मैथ नहीं झेल पाएंगे, इसलिए भैया बायोलॉजी ले लो और दुनिया में नजर उठा के चलना है, जिससे कोई कुछ कहे ना, इसलिए हम साइंस साइड लिए हैं। गांवों में आज भी ये समझा जाता है कि यार साइड का बच्चा चूतिया है, पर किसने कहा यार, विषय तो सब बराबर है, ज्ञान तो सबका बराबर है, हर एक व्यक्ति समझदार है, जो सही मानक है। लेकिन शहरों में इसका मामला अलग है, पर देहातों में कुछ ही लोग ऐसे हैं जो बुद्धिजीवी है, अगर उनको छोड़ दिया जाए तो विषय का चुनाव इस आधार पर करते हैं कि वो विज्ञान और मैथ नहीं पढ़ सकते, इसलिए वो विज्ञान और बायोलॉजी पढ़ेंगे। अगर वो विज्ञान और बायोलॉजी भी पढ़ने में सक्षम नहीं है, इसलिए वो क्या पढ़ेंगे, आर्ट। और ये 90% जनता भारत में यही कर रही है। 10% ऐसे हैं जो एलीट किस्म के हैं, उनकी बात को हम अलग कर दे रहे हैं। अब इसका मतलब समझो, पहले एक जनरल बात करो, इसमें यह नहीं कि आर्ट वाले बुरा मान जाए कि आप हमें मूर्ख साबित कर रहे हैं, या साइंस वाले कह दे कि नहीं नहीं हम तेज हैं, मैथ वाले, हम ये नहीं करें। हम एक सामान्य बात कर रहे हैं कि यहां लोगों की टेंडेंसी क्या है, दिमाग की प्रवृत्ति क्या है। और अगर तुम लोगों के दिमाग को समझ जाओगे कि हमारे कंपटीटर किस लेवल के हैं और हमें किस लेवल की मेहनत करनी चाहिए, तो तुम्हारे लिए अपना टारगेट अचीव करना बेहद आसान हो जाएगा। देखो, अगर आपको अपने दुश्मन के बारे में नहीं पता तो फिर आप समझ लीजिए आप जिंदगी में जीत नहीं सकते, है ना। अब आप चले गए चाइना से लड़ाई करने, तो चलो चाइना को हम चीड़ देंगे, फाड़ देंगे, पाकिस्तान को उड़ा देंगे, और आपको पता नहीं कि उसके पास कौन सा हथियार है, तो किस बात की लड़ाई। तुम चले गए कट्टा लेको लेके बम मार दिया। तो कम से कम हमें यह तो पता हो कि सामने वाला किस लेवल का है। अब हम चले जा रहे हैं पेपर देने और हमें यही नहीं पता कि कितनी भीड़ आ रही है और किस लेवल की आ रही है और किस माइंड सेट की आ रही है, और हमारे ओरिजिनल कंपटीटर क्या है और कितना पढ़ के आए हैं, और मुझे क्या पढ़ने की जरूरत है जो मैं उनसे बेहतर रहूं। याद रखना, किसी भी काम को करने से पहले स्ट्रेटजी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और दुनिया में लोग फ्लॉप इसलिए हैं क्योंकि उनके पास किसी काम को करने के लिए स्ट्रेटजी नहीं है। हम हमेशा से एक बात एग्जांपल कहते आ रहे हैं इन 16-17 सालों से बच्चों को, कि तुम्हारे घर में अगर एक बर्थडे कार्यक्रम फान दिया जाए जहां पे तुम्हारे रिश्तेदारों को बुलाया जाए, तो तुम्हारे घर में 1 महीने से प्लानिंग चलने लगती है कि इसको पानी पिलाएंगे, कब केक खिलाएंगे, कब क्या खिलाएंगे। और शादी फान दिए तो 6 महीना पहले से कि नाश्ते में ये रहेगा, खाने में ये रहेगा, दहेज ये देना है, फलना से ये करवाना है, वो करवाना है। मतलब एक छोटी सी घटना के लिए एक शादी थी, एक बर्थडे था, एक रामायण था, एक पूजा थी। इस कार्यक्रम की प्लानिंग आपके यहाँ बढ़िया 7 दिन, 8 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 5 महीना, 1 साल से चलती है। और आपको अपने लाइफ के बारे में निर्णय लेना है, आपको पढ़ना है, क्या बनना है, उसके लिए आपके पास कोई स्ट्रेटजी ही नहीं है, बस आप बहे जा रहे हैं धारा में। तो जिसके पास कोई प्लान नहीं है वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता, पॉइंट नंबर 1। इसलिए आपके पास अपने एम को लेके, अचीव करने को लेके एक चोर से जाके मिलिए, आपसे ज्यादा ईमानदार है वो। एक ठग से जाके मिलिए, वो आपसे ज्यादा ईमानदार है, वो बढ़िया प्लानिंग करता है कि पहले इनसे दोस्ती करेंगे, इनको खिलाएंगे, इनको पिलाएंगे, इनको यहां ले जाएंगे, इनके साथ ऐसा करेंगे, फिर वो करेंगे, अगर मान लो ये ऐसा हो गया तो इसके लिए बैकअप प्लान मेरे पास ये है। वो सारी बातों को सोच लेता है, फिर अपने जाल में फंसाता है। जो रोड पे लूट लेते हैं महिलाओं को, पुरुषों को, जार कुरान जो होते हैं ट्रेनों में, उनके पास अपनी प्रॉपर प्लानिंग है। मतलब एक छोटी सी घटना के लिए वो प्लानिंग लेके चल रहा है और सक्सेस हो जाता है। और आप सोचिए, पहले आपको लाइफ डिसाइड करनी है अपनी कि मुझे बनना क्या है, मेरी बाकी की 70 साल की जिंदगी कैसे कटेगी विदाउट एनी प्लान। तो क्या लगता है कि आप सक्सेस होंगे? इसमें पॉसिबिलिटी है 0%। तो हमारे यहां गांवों के बच्चे या शहरों के बच्चे या कहीं के भी बच्चे सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहे हैं? बिकॉज देयर इज नो रोड मैप। उन्हें कुछ पता ही नहीं है। जैसे इसमें बैठे किसी बच्चे के पास कोई प्लान नहीं है, इतनी भीड़ में सबको सिर्फ एक बात पता है, इंटर पढ़ना है, फिर सोचेंगे ग्रेजुएशन में क्या करना है। और किसी ने दम लगा के सोच भी लिया है थोड़ा बहुत, तो कह दिया कि आईआईटी तैयारी कर लेंगे, हो गया तो ठीक, नहीं फिर देखते हैं। या बीए में नाम लिखा लेंगे और एसएससी की कोई कोचिंग कर लेंगे। उनसे पकड़ के पूछो एसएससी के द्वारा क्या बनते हैं, उन्हें नहीं मालूम। कितनी सैलरी होगी उन्हें नहीं मालूम, उनकी जरूरत क्या है उन्हें नहीं मालूम। बस क्योंकि उनके कान में डाल दिया गया है
एसएससी एसएससी एसएससी, रामलाल कोचिंग सेंटर, बुधई कोचिंग सेंटर, एसएससी के लिए, एसएससी के लिए इतना प्रचार हुआ कि हमें एसएससी करना है। कुछ कोचिंग वाले, आईएएस वाले इतना रील्स ठेल दिए इंटरव्यू की और बाकी चीजों की कि दिमाग में घुस गया कि हमें सिर्फ आईएएस बनना है। तो इंटर के बाद कुछ बच्चों को सिर्फ आईएएस दिखता है और जो बच्चे कुछ हैं उन्हें एसएससी दिखता है। और एसएससी उनको इसलिए दिख रहा है क्योंकि बेचारे जानते हैं कि उनकी कोई कैपेबिलिटी नहीं है, वो टेस्ट भी देते हैं, 0 नंबर पाते हैं तो बोले यार आईएएस पैसा बर्बाद होगा, चलो कुछ नहीं एसएससी कोचिंग कर लेते हैं, और उनका सिलेक्शन वहां भी नहीं होने वाला है। तो हमें पहले जानना है अपने प्रतिद्वंदियों के बारे में कि सामने किस माइंड सेट का बच्चा बैठा है। और गजब की बात क्या है, अगर तुमने खुद को जान लिया तो सामने वालों को अपने आप जान जाओगे। जैसे अगर आप किसी को कुछ करने के लिए कोई प्लान बनाते हैं तो सामने वाला भी तो प्लान बनाएगा और उसी लेवल का बनाएगा। बस आपको क्या करना है कि आप उससे बेहतर करिए। और क्यों हमारे पास एक अच्छी आबादी नौकरी नहीं मिल पा रही, सिर्फ कुछ ऐसे चूतियों के कारण जो बैठ के आराम से देखो मस्त मजे में बात कर रहे हैं और क्लास को पूरी डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो मैंने बताया ना, क्योंकि ये माइंडसेट है। तो ये 10 लाख के में 1 लाख बताया ना कि काम के हैं, बाकी 9 लाख भीड़ है। वो यही भीड़ है और भीड़ का कोई इलाज नहीं है। तो अगर आप भीड़ का हिस्सा है तो ये आपको हर जगह मिलेंगे, हर एक कोचिंग में, हर एक दुकान पे, हर एक नुक्कड़ पे मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ऐसे मूर्खों से दूर रहना है। अगर आप इनके संपर्क में हैं तो मैं लिख के दे दूं, देखो संगत बहुत मायने रखती है। तुम्हें चेक करना है, आज जाना पता कर लेना कि यहां का सबसे बड़ा यूट्यूबर कौन है, जाके पता कर लेना कि सबसे बड़ा टीचर कौन है जितने पढ़ा रहे हैं। अब फिर तुम पता करना कि उनके दोस्त कौन है, फिर तुम जान जाओगे कि क्या बात है। फिर तुम पता करना कि यहाँ का नेता कौन है, नरेंद्र मोदी के, योगी के और बाकी जितने भी लोग हैं, केशव प्रसाद मौर्य के, या बाकी जो अगल बगल के आपके चुहिया नेता घूम रहे हैं, इन सभी के आप दोस्तों के बारे में पता करिए। आप अपने आप जान जाएंगे वो किस लेवल के आदमी है। और ऐसा नहीं कि सक्सेस होने के बाद वाले दोस्तों को पता करने के लिए मैं कह रहा हूं, सक्सेस होने से पहले तो तुम्हें मालूम चलेगा कि जिसके साथ वो लोअर केजी से लेके 1 2 3 4 5 7 8 10 तक पढ़े हैं, वो सब के सब आज सफल है, सब पूरा का पूरा ग्रुप सफल है। और जो बाहर जाके पॉकेटमारी कर रहे हैं, घूम रहे हैं, 10 चक्कर घूम पीटे जा रहे हैं, कहीं पे जेल जा रहे हैं, उनके ग्रुप को पता कर लेना, पूरा ग्रुप ऐसे होगा। तो ये सबसे बड़ी बात क्या है कि ये डिसाइड करता है कि आपकी संगति कैसे है। तो पहला काम आपको ये करने से पहले जो आपके साथ नॉन सीरियस वाले बच्चे घूम रहे हैं उनसे दूर हो जाइए। आप मजा करिए, लेकिन जो मूर्ख टाइप की बातें आपको बता रहे हैं बैठा के, उनसे तो पहले आप कन्नी काट लीजिए। आप सीरियस रहना सीखिए। अगर आपने ये काम कर लिया तो पॉइंट नंबर 2 मैंने क्या कहा, आपको ये समझना है कि सामने वाला बच्चा क्या प्लान बना सकता है। तो देखो, मैथमेटिक्स अगर जिसने लिया है विषय, यानी उसको कुछ तो कॉन्फिडेंस रहा होगा कि मुझे मैथ आती है। और अगर कुछ कॉन्फिडेंस में अगर 5 लाख बच्चे ऐसे हुए जिनको मैथ आती है, तो ये समझ लेना कि वो बाकी बच्चों की तुलना में ब्रेन से ज्यादा बेहतर हैं। 10% को छोड़ दो, 90% ऐसे हैं जो आप साइड लिए हैं, उनको मैथ नहीं आती थी। क्यों नहीं आती थी? क्योंकि वो दिमाग से कमजोर थे, प्रैक्टिस नहीं किए, पढ़ाई नहीं किए, कोई टीचर ने ढंग से पढ़ाया नहीं, इसलिए वो पढ़ाई में वीक हो गए, कमजोर हो गए, इसलिए उन्होंने क्या नहीं लिया, मैथ। तो इसका मतलब कि जो ये मैथ लेने वाले हैं उनमें से जो 10% तेज बच्चे हैं वो पहले से ही इन 90% से बेहतर हो गए। अब अगर वो जाएंगे एसएससी का पेपर देने तो देखो खेला क्या होगा, क्योंकि वो दिमाग से ठीक है, इसीलिए वो एक काम बेहतर कर जाएंगे। जानते हो क्या? वो मैथमेटिक्स धूमधाम से करके आएंगे एसएससी लेवल की या सीसैट की, जो भी एग्जाम होते हैं। और मैंने अभी बताया कि दुनिया के 70 से 80% एग्जाम ऐसे हैं जिनमें लगभग मैथ आ ही जाती है, ना सही एकदम एडवांस मैथ, सामान्य मैथ तो आ ही जाती है, क्योंकि किसी भी नौकरी के लिए आपको सामान्य मैथ तो आनी चाहिए, इसलिए मैथ आएगी ही आएगी। और जो बच्चा मैथ का इसमें ठीक ठाक बच्चा है, वो आज भी भले ही तुम 11th या 12th में हो, आज भी तुम अगर कोई एसएससी का पेपर दे दे मैथ का और समय दे दे तो 30 में से तुम 25 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन कर लोगे। तो तुम बिना किसी कोचिंग के अभी ही उन बाकी 20-30 लाख के बच्चों की भीड़ से एक मामले में आगे निकल गए। किस मामले में? मैथ के मामले में। अगर 4 सब्जेक्ट आता है, 25 क्वेश्चन अगर मैथ का आ रहा है, अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन अलग आते हैं, मैं बस एक आंकड़ा ले रहा हूं, तो 25 में तुमने 20 क्वेश्चन अभी कर लिया बिना किसी तैयारी के। लेकिन गजब की बात क्या है कि जिसको मैथ आती है ना, उसको रीजनिंग भी आती है। और अगर मैं आज तुम्हें रीजनिंग का पेपर दे दूं ना, तो तुम आज कर लोगे 25 में से 24 क्वेश्चन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पढ़ने में तेज बच्चा है मैथ और रीजनिंग का, उसने मैथ
और रीजनिंग इसमें अच्छा कर लिया, यानी वो सरप्लस है, आपसे सरप्लस है। उसके बाद फिर उसके पास क्या समस्या आई, सामान्य जो एसएससी एसएससी के एग्जाम है उनकी बात कर रहे हैं, इंग्लिश आ जाएगी और उसके साथ साथ क्या आ जाएगा, जीएस। इंग्लिश किसी भी एग्जाम में 12th के आगे वाली नहीं आती, 10+2 तक की इंग्लिश आती है। और अगर 10+2 तक की अगर तुमको डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, स्पॉटिंग एरर, प्रीपोजिशन, है ना, पार्ट ऑफ स्पीच, पूरा अगर ये आता है तो आप बेहतर तरीके से 25 में से, और क्या, वन वर्ड, ईडियम, फ्रेज, समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूं। ये सारी चीजें हाई स्कूल में भी है और 12 में भी है, और मुहावरे वाला ईडियम फ्रेज को बोलते हैं, समझ रहे हैं ना। ये प्रश्न आते हैं, पैसेज आते हैं, उनमें से आप कुछ भी करके 20 उस क्वेश्चन आप कर लेंगे, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, और ये पॉपुलर होते हैं तो बच्चे कर ही लेते हैं। 18 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन। आप पहले सोचिए कि जो तेज बच्चा किस विषय का था, मैथ का, वो कितने चीजों में सरप्लस हो गया, वो इतने क्वेश्चन पहले ही कर लेगा। उसके पास एक ऑप्शन बचा जीएस, और इसमें वो सन्नाटा है। और जीएस में भी खतरनाक बात क्या है कि लगभग 5 से लेकर 7 क्वेश्चन तुम्हारे विज्ञान के आ जाते हैं। कौन से विज्ञान, वही फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी। और बायोलॉजी जो आती है वो कक्षा 10 तक की आती है, इसलिए ऐसा नहीं कि बायोलॉजी वाला ही ये बायोलॉजी कर पाएगा, ये जो मैथ लिया है वो भी कर लेगा। इसका मतलब ये 7 से लेकर 8 क्वेश्चन जीएस में कर पाता है। और ये कांड करने वाले बच्चे जो हैं कितने होंगे, कम से कम 10 लाख में, सॉरी, कम से कम 50,000 से लेके 1 लाख के बीच में। और सीट कितनी रहती है हर एग्जाम में, ज्यादा से ज्यादा 10,000, 5,000, 6,000, 7,000, 15,000। तो इसी लेवल के जो तुम्हारे टक्कर के कंपटीटर हैं वो इतने मामले में पहले से ही बेहतर है। आर्ट वालों में से इतना बेहतर करने में सिर्फ 2% या 3% बच्चे निकल कर आ पाते हैं, समझ गए। अब वो जो 2-3% आते हैं ना, उनका ये पहले से तगड़ा होता है जीएस का सेक्शन। क्यों तगड़ा होता है, क्योंकि वो सामाजिक, इतिहास, इकोनॉमिक्स, है ना, इंटरनेशनल रिलेशन, हर एक चीज पहले से ही पढ़ के बैठे हैं। वो 2% इसमें भी स्ट्रांग हो गए, लेकिन उनको ये स्ट्रांग करने में, मैथ करने में उनकी हालत खराब होती है। तो जो आर्ट का बच्चा है वो मैथ में कमजोर रहेगा, 10-5 क्वेश्चन कर पाएगा हाई स्कूल लेवल का, और जो मैथ का है वो जीएस में 10-5 क्वेश्चन कर पाएगा, बाकी इसमें सब बराबर हो गए। और ये लड़ाई कितने लोगों में हो रही है, मात्र 50,000। और फिर जब आप तैयारी करने जाते हैं, किसी एसएससी की कोचिंग को ज्वाइन करते हैं, सिविल की कोचिंग को ज्वाइन करते हैं, आईएएस वाली, पीसीएस वाली, कुछ भी आप ज्वाइन करते हैं, तो सब ज्वाइन करते हैं, सब बराबर का पढ़ते हैं, बराबर का जीएस पढ़ते हैं, सीसेट पढ़ते हैं, सब अपने अपने आप को रिफाइन करने में लग जाते हैं, चलो ठीक है भैया हम इतना पढ़ लेते हैं। तो जब आप सिलेबस पूरा कवर करते हैं, पूरी चीजों को पढ़ लेते हैं, तो ये भी तो पढ़ेगा ना, सारे के सारे पढ़ेंगे, उतना ही पढ़ेंगे। और क्वेश्चन कितने आएंगे, गिने चुने। जो सामान्य एसएससी की एग्जाम है उसमें जीएस के 25 क्वेश्चन आते हैं, और वो भी कैसे आते हैं, पॉइंटर्स आते हैं। तो आपको ये करना है कि जितना ज्यादा आप अपने इस सेक्शन को स्ट्रांग कर लेंगे, आपका सिलेक्शन उतना आसानी से हो जाएगा। अगर आप मैथ के छात्र हैं तो, और अगर आप आर्ट के छात्र हैं तो आपको क्या स्ट्रांग करना पड़ेगा, मैथ। अपना मैथ जितना ज्यादा स्ट्रांग कर लेंगे, आपका सिलेक्शन उतना आसानी से हो जाएगा, क्योंकि मैथ स्ट्रांग हो गई तो आपकी रीजनिंग हो जाएगी। अंग्रेजी एक कॉमन विषय था दोनों लोगों के लिए। अब बच्चे स्ट्रेटजी गड़बड़ कैसे करते हैं, क्योंकि यही काम सारे बच्चे कर रहे हैं, A to Z जितने पढ़ने वाले हैं। किसी ने अलग से कोई एफर्ट नहीं लगाया, कोई प्रयास नहीं किया। लेकिन अगर अब आप 12th में है या 11th में है, और मैंने अभी क्या कहा कि आपको अपने समय का सदुपयोग किस प्रकार करना है। आप खाना खाने बैठे हैं, आपने क्या किया, एक्स्ट्रा कोई चीज ऐसे जो आपको सुन के समझ में आ जाए लगा दिया, और आपने सुन लिया। फिर आप अपना एक टाइम टेबल बनाइए, अपने खाने का, घूमने का, सोने का, पढ़ाई करने का, स्कूल जाने का, कोचिंग आने का, सारा टाइम टेबल बनाने के बाद पर्याप्त समय निकालिए कि घूमने के लिए 4 घंटे, सोने के लिए 6 घंटे, 10 घंटे हो गए ना, बाकी के 14 घंटे बचते हैं। उस 14 घंटे के लिए आप स्कूल, पढ़ाई दीजिए ना, क्या दिक्कत है। अपना नहाना, खाना, धोना सब 14 घंटे कर लीजिए। समय को अगर फिंगर पे गिनिए तो बहुत समय है आपके पास, बस आप यूटिलाइज नहीं कर पाते। अब आप इस 14 घंटे में से 1 घंटा निकाल दीजिए इन अपने अलग के अपने फ्यूचर प्लान के लिए। जैसे नोट्स बनाना सीखना, कि आपने क्या कहा कि चलो एक काम करते हैं, थोड़ा आप समझ लेते हैं कि पॉलिटी में क्या क्या है। अगर आप मैथ के छात्र हैं तो, कि पॉलिटी में ये है, इकोनॉमिक्स में क्या है, 1 घंटा पर्याप्त है। कोई शॉर्ट वीडियो देख के, कोई किताब खरीद के, कोई पॉइंटर, ब्लू सेंट, बहुत सारी चीजें हैं ना, 1 घंटा उसको आप दीजिए, प्रॉपर पढ़िए। उसके बाद फिर आप क्या करिए, सुबह आप उठ रहे हैं या
ये आपका दैनिक दिनचर्या है कि आपने कोई अखबार उठाया, मैंने क्या कहा, सुनने वाली बात याद आई आपको कि नहाते वक्त आप सुन लेंगे। तो जितने भी कोचिंग सेंटर वाले हैं, जितने भी ऐसे बाकी लोग जो बनाते हैं इस टाइप के आर्टिकल्स, वो बनाते पेपर से ही है। तो जब आप पेपर उठा के खुद पढ़ेंगे तो आपको एक आइडिया लगने लगेगा कि ये इसी से छांट को बताया था न्यूज हमको। तो पेपर में आपको खबरें छाटने की स्टाइल मिल जाएगी कि ऐसे पढ़ा जाता है पेपर, और हमें यह नहीं पढ़ना है कि झूसी में 4 लोगों की हत्या, इलाहाबाद में भारी एक्सीडेंट, ये नहीं पढ़ना है। हमें पढ़ना है कि इंटरनेशनली कौन सी न्यूज है और हम भारत सरकार की कौन कौन सी योजनाएं आ रही हैं या कौन सी चीजें हमारे काम की हैं, वो हम अपना छांट लेंगे और उसके बाद उनको आराम से एक जगह पे एक पेज में लाइन लाइन करके लिखना आप सीख लेंगे कि नोट्स ऐसे बनाई जाती है। और ज्यादा नहीं, बस आधा घंटा या 1 घंटा इतना आपके लिए पर्याप्त है। रोज 1 घंटा देना है, चाहे उसमें आप जीएस पढ़ लीजिए, चाहे आप अखबार की चीजों को छांट लीजिए 5 मिनट में, चाहे आप कुछ नया और सीख लीजिए जो आपको लगे, ठीक है ना। ये इतना आप करते रहिए और आप ये रेगुलर करिए जब तक आपको लगे। फिर आप एक समय बाद आपके पास समय ये जल्दी होने लगेगा, 1-2 महीने के बाद कि पेपर जल्दी से खत्म हो जाएगा, आप जल्दी छांट लेंगे। फिर आपके पास समय बचता है, आपका इंटरेस्ट बन रहा है, 10-5 मिनट और ऐड कर लीजिए इसमें, 20 मिनट, और फिर क्या करिए, अगर 10-5 मिनट आप ऐड कर लिए तो फिर अब आप अपने मेन टारगेट को ये समझिए कि आपको पेपर किसको देना है। ये 1-2 महीने तक करिए। उसके बाद फिर आप जिस चीज की तैयारी करना चाहते हैं, चलिए हम मान लेते हैं आपको रेलवे ग्रुप डी का पेपर देना है, सफाई कर्मी बनने के मूड में है, या आपको आईएएस का पेपर देना है, इस बनने के मूड में है। जब एक बार तुम्हें ये आदत से लग जाएगी, टाइम टेबल पे अपने आप को तुम फिट बैठा लोगे, तो फिर तुम अपना जिस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, भले तुम्हें कुछ ना आए कोई बात नहीं, तुम उसका अंसाल उठाओ और फिर रोज आधा घंटा उसके अंसाल को पढ़ो कि इस साल ये प्रश्न ऐसे से आए थे, पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं, फिर इस प्रकार के क्वेश्चन आए थे, इस प्रकार के क्वेश्चन आए थे। बस क्वेश्चन पढ़ लो, बस उत्तर भी ना पढ़ो, सिर्फ क्या पढ़ना है, क्वेश्चन टिक लगा के आंसर देख के कि पहले में ये ए होगा, दूसरे में सी होगा, चौथे में डी होगा, ये भी नहीं करना। बस प्रश्न पढ़ लो कि इस टाइप के प्रश्न आते हैं एग्जाम में, और बहुत समय नहीं लगेगा ये करने में, इतना पढ़ लीजिए। इतना करने के बाद आपके दिमाग में ये बात आने लगेगी कि मुझे जो पढ़ना है उसमें किस प्रकार के जीएस के प्रश्न आते हैं और मुझे क्या क्या पढ़ना चाहिए। और ये सारे काम आपको कब करने हैं, इंटर पास होने के 4 साल बाद, है कि नहीं। हाँ, अपने 12th की पढ़ाई के दौरान ही आपको 1 घंटे निकालने हैं, ज्यादा नहीं निकालने, 1 घंटे पर्याप्त है आपके लिए। और इतना आप रेगुलर करते रहिए, और अगर ये करते रहेंगे तो आपकी एक ऐसी आदत और एक छोटी मोटी बात बन, जैसे इसी क्लास में बैठे अभी मैं समानता बच्चों से पूछ दूं, बताओ राज्यसभा क्या है, किसी को नहीं मालूम होगा। अब सोच लो आप किस कंडीशन में, हाथ उठाइए, मैं पूछ रहा हूं इसमें से राज्यसभा किसे कहते हैं, हाथ उठाओ, बताओ। नहीं मालूम ना, डरो मत, बताओ, ऐसे कैजुअल बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि तुम वीडियो में रिकॉर्ड हो जाओगे और तुम्हारी, अब इतने लोग बैठे हो, कितने लोग को मालूम है राज्यसभा क्या है, कितने लोग को संसद क्या है ये मालूम है, या लोकसभा क्या है मालूम है। अब सोच लीजिए, ये है आपका सामान्य ज्ञान और आप 12th में पहुंचने वाले हैं, और आपको ये नहीं पता कि संसद क्या है और सांसद क्या है, आपको ये नहीं पता कि राज्यसभा क्या है, राज्य विधान परिषद क्या है, राज्य विधानमंडल क्या है। जबकि ये कॉमन छोटी छोटी बातें हैं, रोज चुनाव हो रहा है, जिला परिषदी का, जिला पंचायती का, प्रधानी का, सदस्य का, लेकिन आपको कुछ नहीं मालूम, रोज सुन रहे हैं, 75 बैनर टंगे हुए दिख रहे हैं। तो कम से कम आप जब आगे जाके तैयारी करेंगे तो आपको बेसिक जानकारी में अपना वक्त जाया नहीं करना पड़ेगा। और ये है ना शर्म की बात कि आपको लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है नहीं मालूम। कितने लोग को मालूम है विधानसभा और विधान परिषद में अंतर क्या है, आप बताओ, नहीं मालूम, सोच लो। कितने लोग को यह मालूम है कि राज्यसभा में चुनाव किस प्रकार होता है और उसमें किस प्रकार से संसद चुने जाते हैं, नहीं मालूम। तो अब आप सोचिए पहले, कितने लोग को यह मालूम है कि विधान परिषद में या हमारे लोकसभा में और राज्यसभा का मेन डिफरेंस क्या है, नहीं मालूम, और आप 12th में हैं। तो ये तो हमारे एकदम कॉमन सेंस की बात थी कि हमें पता होना चाहिए था, और नहीं भी है तो ऐसा नहीं कि आप बहुत बड़ा जुर्म कर लिए हैं। मुझे खुद नहीं पता था 12th क्या, बीएससी करने के बाद भी नहीं मालूम था, ठीक है ना, और बीएससी करने के 2 साल बाद भी नहीं मालूम था। जब कोचिंग वोचिंग ज्वाइन किया सिविल की, तब बुद्धि काम की, अच्छा भाई साहब ये भी होता है क्या, पढ़ना चालू किया तब। तो ऐसा नहीं कि आप बहुत बड़े पापी हो गए हैं, लेकिन मैं बता ये रहा हूं कि सोचो अगर मुझको ये बात पहले से पता हो, या तुम्हें पहले से अगर ये बात पता हो, तो जब जो जिस चीज की तुम तैयारी करना चाहते हो अगर वहां जाओगे तो कम से कम टीचर जो बोलेगा वो शब्द आपके समझ में आएगा या नहीं आएगा। अब अगर किसी को छोटा बड़ा नहीं आता और उससे इमला लिखवाओ तो बताओ कहां से लिख पाएगा, लिख पाएगा।
तो छोटा बड़ा सीखना आपकी जिम्मेदारी है। और अगर घर वाले पहले से छोटा बड़ा सिखा के तुमको भेज दे कोचिंग करने, स्कूल भेज दें, और तुम्हें बिना सिखाए स्कूल भेज दें, तो बताओ क्लास के टॉपर बच्चा कौन होगा? जो पहले से घर वाले लिखना सिखा के भेजे हैं, या जिसके स्कूल में जाने के बाद छोटा बड़ा पे चढ़वा रहे हैं पेंसिल? बेसिक बात जो पहले से क्या है ना, अब तुम इतने एडवांस जनरेशन के बच्चों को तुम्हारे मम्मी पापा ने, तुम छोटे रहे होगे तो 1 2 3 4 याद करवा दिया रहा होगा, ये पढ़ा दिया रहा होगा कि छोटा से ये का से कबूतर, खा से खरगोश, ये पहले से पढ़ लेते हैं बच्चे, चित्र दिखा दिखा के बोलना सीखते हैं। लेकिन हमारे जमाने में ये नहीं था। हमारे जमाने में सारा कांड स्कूल में ही होना है। जब आप स्कूल पहुंचे तो टीचर ने इसे बिंदी बिंदी बना के दे दिया, कहा जा घर चढ़ाई क्या एक, ठीक है ना, और उस पूरे पेन में बना दिया। घर वाले हाथ पकड़वा के पूरे पेज में आ लिखवाए। अगले 1-2 महीना बाद क्या किया उसने, सिर्फ पेज के एक कोने पे आ लिख के दे दिया, कहा पूरे पेज में ही देख के बना के आना है। ये तो करते थे ना। लेकिन अगर ये काम घर वाले कर दिए होते तो मेरा ये 4 महीना बचता या ना बचता? मैं इस समय में कोई और काम कर लेता तो इसका मतलब मेरा फायदा हो जाता। तो यही मैं कह रहा हूं आप कि पहले से ही स्ट्रेटजी बनाइए। किसी भी एग्जाम में सेलेक्ट होने का बेसिक काम यही है कि आप पहले से ही मेंटली प्रिपेयर रहिए कि मुझे इस एग्जाम के लिए तैयारी करनी है और इसके लिए ये रिक्वायरमेंट है, और मैं पहले से ही अपना 1 घंटा दे देके उसके बेसिक चीजों को जान लूंगा, जिससे जब मुझे अपना टारगेट एकदम हिट करना है कि भैया सन 2026 में मुझे ये एग्जाम निकाल देना है, तो फिर 1 साल अपनी जान झोंक दो, 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा पढ़ो और 1 ही साल में आपकी नौकरी लग गई। लेकिन अगर आप पहले से ही किसी चीज को अचीव करने के लिए परेशान है, तब चीजें अचानक नहीं हो जाती। हम क्या करते हैं, किसी की पहली रैंक को देख के और उसके मसालेदार लच्छेदार भाषण को सुन के हमें लगता है अभी कितने साले टॉपर ऐसे पड़े हैं, साले नहीं बोला, सारे बोला है, कितने सारे मतलब ढेर सारे जिनके अगर आप इंटरव्यू सुनिए कितना मसालेदार बोलते हैं, उससे पूछे भैया कैसे सिलेक्शन हुआ आपका, कहेंगे कुछ नहीं जाना, घूम रहे थे, मन कह दिया आईएएस बनना है, 6 महीने पढ़े और आईएएस बन गए। और ये सुनने के बाद जो गांव का सामान्य बच्चा है वो कहा बस 6 महीने का खेला है और हम भी चल दिए। भैया वो 6 महीना पहले से भी क्या करता था ये तो जान लो। वो विज्ञान भी पढ़ता था तो मैथ से पढ़ता था, बना बना के फ्लो चार्ट बना के पढ़ता था, उसकी पढ़ने की आदत है। यानी उसने शिद्दत से अपने हर काम को किया है, शिद्दत से उसने हाई स्कूल पढ़ा, शिद्दत से इंटर पढ़ा, सारा काम मन लगा के किया, और जब बात आई सिविल की तो मन लगा को भी 6 महीने किया और आगे निकल गया। उसकी 6 महीने की मेहनत नहीं होती, उसके पूरी जिंदगी के कई साल की मेहनत होती है, 22 साल की। वो 6 महीने प्रॉपर तरीके से किसको दिया होता है, सिविल को। लेकिन वो पढ़ता रहता है, उसके बारे में जानता रहता है, जानकारी होती है जीएस के बारे में, या अनजाने में भी उसके पढ़ने का जो तरीका होता है वो वैसा ही होता है। तो उसको देख के सबको ये लगने लगता है कि आईएएस 6 महीने का खेला है या 1 साल का खेला है, या पीसीएस या जज या नीट पीएमटी कुछ भी जो आपको करना है, जबकि ऐसा है नहीं। वो तैयार होते हैं बहुत पहले से। किसी बच्चे को आपने सुना होगा 40 साल की उम्र में टॉप कर गया, 30 साल की उम्र में ये कर दिया, है ना, गरीब घर का बच्चा था, कुछ नहीं पढ़ता था, ये कर लिया, ठेला वाला ये कर दिया, फुल्की वाला ये कर दिया। सुना है कि नहीं सुना? हर साल कोई एक निकल के आता है। पहले तुम ये सोचो 1000 सीट में कितना निकल के आ रहा है, एक, और उसी देख के बगला जाते हैं सब। 999 कहां से आई ये बताइए। अब तुम्हें एक दिख गया, एक लोग का इंटरव्यू करने लगता है पूरे के पूरे मार्केट में। किसी अभी मान लो एनडीए का सिलेक्शन हो जाए तो पहली रैंक वाला, दूसरी रैंक वाला, 10वीं रैंक वाला या 15वीं रैंक वाला, जिसको प्रमोट करने के लिए कोचिंग वाले आ जाते हैं, पैसा दे खरीद लेते हैं। अब मान लपर लपर हर जगह जा रहा है, भोपाल ज्ञान विज्ञान दिए पड़ा है। तुमने कभी ये सोचा 3 रैंक, 5 रैंक, 7 रैंक, 11 रैंक, 15 रैंक, 18 रैंक, 20 रैंक, 40 रैंक पूरा पढ़े भैया, वो भी मेहनत करके आए हैं। उनकी भी हिस्ट्री जान लीजिए, किसी एक बच्चे की हिस्ट्री जान क्या प्रेरित हो गए। इसलिए कहते हैं कि आपको तैयारी से, अभी किसी ने बता दिया था कोई एक प्रेरक कहानी पिछली बार कि मैं भैया पढ़ाई लिखाई छोड़ के 10 साल तक घूम रहा था मेला में, एकदम से मुझे सब भूल गया था कि कासे कबूतर भी भूल गया था। अचानक मेरा मन कहा मुझको ये बनना है, और मैं गया, तैयारी किया और फिर पेपर दिया, मेरा सिलेक्शन हो गया। अब उसको देख के सबको लगा ठीक है भैया, ना पढ़ो पेपर तो सिलेक्शन हो जाएगा। पहली बात तो झूठा नंबर 1 है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। अभी तुमने कभी सुना है हर सक्सेस आदमी की एक दर्दनाक कहानी है, सुना है ना? ऐसा क्यों होता है पता है? क्योंकि दर्दनाक कहानी सुनने के बाद उसके फॉलोअर बढ़ जाते हैं। अभी मैं कुछ बड़ा काम कर जाऊं तो मैं देखो क्या कहानी सुनाऊंगा, सुबह उठ के ये करता था, वो करता था, ये कर दिया, वो कर दिया, दुनिया भर का बताऊंगा और सबकी संतावना लूट के भौकाल काट लूंगा।
है ना। तो ये तो एक स्ट्रेटजी है भाई, अपने आप को अच्छा साबित करने की, लोगों के सामने अपने आप को बेहतर बनाने की। इस सब चक्कर छोड़ दीजिए दुनिया भर के सेलिब्रिटी का, सिलेक्टेड लोगों का। आपके लायक, आपके लिए क्या सुटेबल है वो समझिए, और आपके लिए सिर्फ एक सुटेबल चीज है बस, अंधाधुंध पढ़िए। और वो पढ़िए जो एग्जाम में आएगा। अंधाधुंध पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप गए से एक चिल्ली की किताब लेके आए, खरीद की कहानी पढ़ रहे हैं। पढ़ना था आपको, जानते हो क्या? डॉक्टर बनना था और लगा रहे हैं बैठ के मैथ। बनना था तुम्हें इंजीनियर और बैठ के पढ़ रहे हैं क्या बायोलॉजी? तो ये नहीं करना है। जो आपका टारगेट है उसके लिए आप अपना समय वेस्ट करिए, और आप अपने से एक स्ट्रेटजी बनाइए और उन्हीं चीजों पे काम करिए कि मुझे इतना इतने समय पे ये करना है। तो एक अच्छा बच्चा वो है जिसके पास अपने पूरे दिन के 24 घंटे का टाइम टेबल हो। पहली बात, इतना इतना पढ़ना है और इतने समय में पढ़ना है। ये टॉपिक मुझे कवर कर लेना है। जब मैं 12th का पेपर दे के निकलूं तो हाँ, मैं एसएससी क्वालिफाई करने की औकात रखूं, जिससे कि मैं इससे बड़ा एग्जाम निकाल सकूं। जो आपका टारगेट है, जो भी आप करना चाहते हैं, है ना, आपको सीजीएल देना है, सीएचएसएल देना है, स्टोनो देना है, कुछ भी करना है यार, उसके लिए आप पहले से मेंटली प्रिपेयर होइए, तभी आपका काम बन पाएगा। अब आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है मालूम है? मैंने ये तो बता दिया, सब लोग कहेंगे सर मुझे ये पता है कि आई नो द स्ट्रेटजी। इस क्लास में बैठे हर एक बच्चे को ये मालूम है कि अगर पहले से पढ़ेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। काहे नहीं होगा, 1 घंटा देंगे तो हमने क्या नया बता दिया? बात तो सही है। और सबको ये पता है कि अगर मन लगा के कोई पढ़ेगा, 1 साल दे देगा 10-11 घंटा, तो उसका भी सिलेक्शन हो जाएगा। तुमने ऐसा क्या सिखा दिया और मेरा टाइम बर्बाद कर दिया? बेसिक सी बात है। लेकिन तुम्हें एक बात ये नहीं पता है, जानते हो क्या? कि तैयारी किसकी करनी है। इसमें से बैठे 99% बच्चे तो यही नहीं समझ पा रहे कि पढ़ना क्या है। और तुम ही नहीं कंफ्यूज हो बालक, मुझसे तुम शर्त लगा लो, जो इंडिया का टॉप एजुकेटर होगा, है ना, जो इंडिया का सबसे बेस्ट काउंसलर होगा, वो नहीं बता पाएगा तुम्हें क्या पढ़ना है। तुम्हारी क्या औकात है? नहीं बता पाएगा। उसे सिर्फ एक बात पता होगा, दुनिया में इतनी नौकरी है और ये पढ़ना चाहिए। ठीक, तो तुम जाओगे उससे पूछने, तो कहेगा तुम्हारा इंटरेस्ट किसमें है, रुझान किसमें है, ये तुमको फंसा लेगा। समझ गए ना? तुम कहीं भी जाओगे, तुमने कहा कि हम सर किसी तैयारी करें, मेरे पास आए कि सर मैं क्या पढ़ लूं, मुझे इंटर के बाद क्या करना चाहिए, तो मैं कहूंगा तुम्हें क्या पढ़ने में अच्छा लगता है और तुम क्या बनना चाहते हो। मेरा क्वेश्चन ये उल्टा हो जाएगा तुमसे। और जैसे ही मेरा क्वेश्चन ये तुमसे हो गया कि तुम क्या बनना चाहते हो और क्या पढ़ना चाहते हो, तुम एक कॉमन सी बात सोचो कि मैं कितना बड़ा चूतिया, अगर तुम्हें यही पता होता कि तुम्हारा रुझान किसमें है और तुम क्या बनना चाहते हो, तो मेरे पास काहे आते? बात सही है कि नहीं? लेकिन तुम शर्त लगा लो, जो 10-10 हजार, 20-20 हजार, 1-1 लाख रुपए फीस लेते हैं, तुम पैसा देके चले जाना उनके पास, और तुमसे अगर ये ना पूछ लिया बताना तुम्हें क्या अच्छा लगता है और तुम क्या बनना चाहते हो। अबे अगर ये पता होता तो तुझको 1 लाख रुपए देते काहे हम? देते काहे तुमको हम? तो सबसे बड़ी समस्या क्या है कि 99% लोग ऐसे हैं जिन्हें यही नहीं पता उन्हें पसंद क्या है और उन्हें बनना क्या है। और क्यों नहीं पता है, पहले ये पता करो कि क्यों आपको ये नहीं पता है कि आपको क्या बनना चाहिए और क्या अच्छा है। जैसे अगर मैं अभी इनको बताऊं इन्हें कि अगर आप डॉक्टर बन गई मैडम, तो डॉक्टर बनने के बाद आपका लाभ ये कि पहली बात तो सब आपका बड़ा सम्मान करेंगे, मैम साहब, डॉक्टर साहब लगाए रहेंगे। सम्मान तो इतना मिल जाएगा कि आप दुकान खोल लेंगे सम्मान। पॉइंट नंबर 1, अगर आप सक्सेस डॉक्टर हैं तो, और ये ऐसा सम्मान है कि आप भगवान तुल्य हो जाएंगी। और अच्छी बात भी है क्योंकि डॉक्टर भाई अच्छे होते हैं, लोगों की मदद करते हैं, बहुत लोग को बचा रहे हैं। लेकिन उससे खतरनाक बात, पैसा इतना आप कमा लेंगी कि आप सोच नहीं सकती। एक इलाहाबाद के डॉक्टर ऐसे हैं जो महीने में नहीं, रोज 10 लाख रुपए कमाते हैं, 10 से 20 लाख। जब इलाहाबाद जैसे शहर में अगर ये हाल है, सोचो जो बड़े शहर है, बड़े महानगर है, वहां पर डॉक्टर कितना कमाता होगा, है ना। चलो इनको हटा देते हैं अब कि 10 लाख कमा लेते हैं, सम्मान है, भौकाल है, जब मर्जी आओ जब मर्जी जाओ, छूट गो छुट्टियां दुनिया भर का, खूब इनको हम कन्विंस कर दे। इनसे फिर पूछे हम कुछ देर बाद तुम्हें बनना क्या है, इनके दिमाग में क्या आएगा? डॉक्टर। तो वो तो ये हो गया कि मैंने इनके दिमाग में इंप्लांट कर दिया। फिर कुछ देर बाद मैं आया, मैंने एक कहानी सुनाया तुम लोगों को कि अगर भाई तुम सेना में चले गए, एनडीए में, भाई साहब क्या सम्मान है, जलवा है, मर भी गए तो गर्व से मरोगे, देश तुम्हें याद रखेगा, तिरंगे में लिपट कर आओगे। ये वो दुनिया भर की बातें तुमको हमने बताया, और सैलरी भी बढ़िया है, सम्मान भी है, हर जगह 50% ऑफ है, तुम्हें खुद की जिप्सी मिलेगी, लाल बत्ती मिलेगी, नीली बत्ती मिलेगी, पीली बत्ती, दुनिया भर की कहानी सुनाया। मेजर बन जाओगे, कर्नल बन जाओगे, तुम्हारे एक इशारे पे 100 लोग गर्दन कटाने के लिए खड़े रहेंगे। तुमने कहा जी बाबा,
बस 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 हम यही बनेंगे। तो यहां पर हो क्या रहा है पता है? तुम तो भोले निकल गए ना। भोले ये निकल गए कि सामने वाला बंदा जो खड़ा होके जिसकी महिमा मंडन कर दिया, तुमने कहा हम वही बनेंगे। कुछ देर बाद हम कह रहे भैया इन सबसे बढ़िया आईएएस है। एक एक महीना में अगर सब कुछ ठीक बढ़ गया ना तो 10-10 हजार को घूस मार के पकड़ा जाते हैं और जेल भी चले जाते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या, चलो घूस नहीं मारे तो पावर तुम्हारे पास है। पूरे जिले का हर एक बंदा चाहे वो डॉक्टर हो या कोई भी हो तुमसे रिपोर्ट करेगा, सब सलूट मारेंगे। तुमने कहा ओहो तो ये बनना है। फिर कुछ देर बाद कोई आ चुके बता देखो ये सब के सब गधे आखिरी में जाने के बाद नेताजी के सामने घुटना टेक देते हैं, मंत्री बन जाओगे ज्यादा भौकाल है। तुमने कहा अच्छा तो मंत्री बनना है, तो तुम बेचारा समझ नहीं पा रहा है करना क्या है भाई। एक जानते हो ना तुम्हारे रंगाई बुधई मास्टर के पास चले गए पढ़ने, उसने कहा अगर तुम जज साहब के स्टोनो बन गए, तुम्हारा इतना भौकाल है कि तुम जो चाहोगे वो काम हो जाएगा। तुम्हारा जिसको चाहोगे नौकरी दिलवा लोगे, जिसको चाहोगे थाने छुड़वा लोगे, जहां फोन कर दोगे कि हम जज साहब के स्टोनो बोल रहे हैं हवा जाएंगे। तुमने कहा अच्छा तो जज साहब का स्टोनो बनना है। फिर हमारे जैसा मास्टर रहा तुमको समझाया चूतिया हो क्या जज साहब बन जाओ खुले फोन कर देना है ना। तो फिर ये वाली बात आ जाएगी। तो मतलब क्या है कि तुम साला कंफ्यूज हो गए ना, तो तुम्हें कैसे मालूम चलेगा कि तुम्हारे लिए क्या बेहतर है। तो इसका मतलब सबसे बड़ा प्रश्न फिर से वही निकल कर आया कि तुम अभी भी ये नहीं समझ पाए कि तुम्हें क्या करना चाहिए। ये समझ में आ गया कि जो भी करना है पढ़ना महीने से है, अगर बाद में पढ़ेंगे सिलेक्शन होने वाला नहीं है। इसलिए हम बाद के लिए इस बात को टरका नहीं सकते, अपने आप को बचा नहीं सकते कि आज नहीं कल देखेंगे। कल देखने के लिए वक्त नहीं। अगर आपने कल का वेट किया तो जो इसमें से ये कर रहा होगा वो इंटरव्यू आगे चल के क्या देगा कि ये एग्जाम निकालने के लिए मैंने मात्र 6 महीने पढ़े और मेरा सिलेक्शन हो गया। वो यही वाले हैं और पढ़ पहले से रहे हैं वो। तो इसलिए आपको ये नहीं बनना, तो आपको कुछ ना कुछ करना है तो करना आज से ही है, अभी से ही है कि हाँ मेरे पास एक प्रॉपर पूरा रोड मैप होगा मेरे आगे के भविष्य के लिए। चलो ये तो समझ में आ गया कि हम रोड मैप बना लेंगे, लेकिन दूसरी बात यही है कि क्या बना लेंगे और क्या पढ़ लेंगे, किस चीज की हम तैयारी कर लें। तो बस यही विकल्प है। तो क्या आप सभी लोगों को यह पता है कि आप क्या करना चाहते हैं? हाथ उठाओ कितने लोग को मालूम है? ये तो तुम लोग यार इररिस्पॉन्सिव बच्चे हो। आधे बेचारे के इसलिए नहीं हाथ उठाते, सोचते हैं अगर बोलेंगे तो पकड़े जाएंगे, फिर पकड़े जाएंगे तो फिर हमसे ये पूछेंगे, हम कुछ नहीं पूछेंगे इनकी कसम। ठीक है, बस तुम्हें ये बताना है कि हाँ आपने डिसाइड कर लिया कि आपको क्या करना है। जानते जो डिसाइड किए भी है 1-2% को छोड़े, बाकी इस भीड़ में सबके दिमाग में क्या चल रहा है मालूम है? जैसे अगर इनके दिमाग में चल रहा है कि एएनएम जेएनएम का कोर्स कर लें, तो इसलिए एएनएम जेएनएम का कोर्स नहीं करना चाहती कि इनका मन है, ठीक है, इसलिए करना चाहती कि पड़ोस की दीदी वही कर रही है इसलिए ये कर लेंगी। इनके घर वालों को बता दी तुम पायलट बन जाओ, क्यों? इनके घर एक रिश्तेदार आते, इनको देखा, कहा अरे जमाए हो पायलट बन जाओ, इसलिए इनको पायलट बनना है। अरे नहीं यार ऐसा नहीं बनता है कोई ना, किसी को देख के कुछ करोगे क्या? इसमें से एक लोग कहे सर सबसे भगवा तो आपका है, हाँ समझ जा घूम रहे हैं, हमको कोई नेतागिरी लेक्चर मार रहे हैं, पैसा कमा ले रहे हैं, फीस नहीं दे रहे हो फिर भी ठीक है ना, और आप ये है वो है दुनिया भर का कुछ देख के प्रेरित हो गए, तुमने कहा सर बस हमको मास्टर बनना है। तो किसी को देख के आप थोड़ी कुछ बन सकते हैं। तो सबके लिए पहले आज मैं एक होमवर्क देता हूं और आप ये काम करके आएंगे, फिर अगली क्लास में बोर्ड पे एक एक चीज को लिखूंगा और छांट के बताऊंगा। और मैं बताया क्यों ऐसा, क्योंकि सबसे पहले मुझे यह पता करना चाहिए कि दुनिया में हम क्या क्या कर सकते हैं और हम अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं। और यही प्रश्न मेरा पहले वीडियो का था और जिसको मैंने कंप्लीट नहीं किया था आज से 5 साल पहले, बस बना के छोड़ दिया था। फिर थोड़ा मैं खुद अपनी तैयारी में जुट गया कि चलो कुछ करते हैं तूफानी, है ना, इसलिए मैं इधर उधर अटक गया, तो मैंने उस वीडियो को कंप्लीट नहीं किया, लेकिन अब मैं उसको कंप्लीट कर दूंगा। तो बेसिक बात क्या है कि आपको जितना पता है कॉपी में लिख के ये लाना है। आपको क्या लिख के लाना है कॉपी में कि आप क्या बनना चाहते हैं लिख के नहीं लाना। सर आप जानते ही नहीं कि आपको क्या बनना है, मजेदार बात तो ये है, और जानते हैं तो बेहतर बात है। और आप मैंने बताया क्या कि जैसे अगर एक बच्चा ऐसा है जिसको अभी हम तुमसे पूछे कि तुम्हारी फेवरेट टॉफी कौन सी है, यू कैन नॉट टेल मी। क्यों पता है? क्योंकि इन्होंने 4 टॉफी खाई ही है समझ गए ना, जो दुनिया की सबसे बेहतर टॉफी है उन्होंने देखा ही नहीं उसको अभी, तो ये फेवरेट उनमें से बना लिया जो इन्होंने खाया। इसका मतलब ये नहीं कि इनका फेवरेट है, इन्हें पता भी नहीं है कि इससे अच्छी भी टॉफी मार्केट में है, नहीं फेवरेट कोई और टॉफी होती।
बस इन्होंने फेवरेट बना क्यों लिया? क्योंकि इन्होंने कोई और टॉफी खाई नहीं है। हमने कहा तुम्हारी फेवरेट सब्जी कौन सी है, फेवरेट नाश्ता कौन सा है, फेवरेट चाइनीज आइटम कौन सा है? तुम बता दोगे मोमोज, मोमोज, डोसा, डोसा, वो भी बता दोगे। इसलिए बता दोगे क्योंकि तुमने वही खाया ये 3-4 चीज। तो पहले कल सब लोग हमें लिस्ट ला के ये बताएंगे कि सर इंटर के बाद मैं ये तैयारी कर सकता हूं, मैं चेक करूंगा। कल तो मैं ये वीडियो नहीं बनाऊंगा, लेकिन मैं ये चेक जरूर करूंगा कि तुम लिख के क्या लाते हो। समझ गए? और दूसरी बात क्या है कि जो इस क्लास को देखेगा वो कमेंट में लिख के बताएगा। ठीक है? जो यहां नहीं आता है कि 12th के बाद हमारे पास 3 स्ट्रीम बचती है, हम कॉमर्स साइड में, साइंस साइड में, आर्ट साइड के स्ट्रीमों में क्या क्या डिग्री ले सकते हैं, और उन डिग्रियों से हमें कौन कौन सी नौकरी मिल सकती है, उनकी सैलरी क्या क्या है, और अगर किसी नौकरी को हम चुनेंगे तो मेरे पास स्कोप क्या है और छुट्टी क्या है, मेरा जीवन कितना बेहतर चलेगा। एक बात समझ लो, मैं ऐसे बता रहा हूं, जिंदगी का असली मतलब क्या है, हम पढ़ना क्यों चाहते हैं, ये बता दो, फिर हम इस वीडियो को खत्म कर देंगे। फिर अगले वीडियो में हम बात करेंगे इसके बारे में। बताइए हम पढ़ना क्यों चाहते हैं? एक खतरनाक बताएं, आप क्यों पढ़ने यहां चले हैं? क्या आपके भूत सवार है? ज्ञानी बनना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, समाज की सेवा करना चाहते हैं, पड़ोसी की सेवा करना चाहते हैं, फिर क्यों पढ़ना चाहते हैं? पैसा। खुद की सेवा करना चाहते हैं ना? वो मसाला देने वाली बात अलग है कि सर मुझे जानकारी चाहिए, आई वांट टू नॉलेज, ये दुनिया भर का ड्रामा, वो सब दिखावा है। ओरिजिनल बात तुम भी जानते हो, ओरिजिनल बात जितने आईएएस बनते हैं गधेड़े, वो सब गधेड़े बोल दिए, कोई कॉपीराइट ना मार दे भाई सॉरी, माफी मांग लेता हूं मैं। लेकिन रियल बात ये कि जितने आईएएस बनते हैं उनसे पूछो कि तुम इंटरव्यू, उनसे पूछो इंटरव्यू वाला, आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं, तो भाई साहब का जवाब क्या होगा पता है? हम दुनिया बदलना चाहते हैं, इसमें स्कोप है, नाम है, पैसा है, हम समाज की सेवा करना चाहते हैं, इसमें नौकरी करने की वैरायटी है, दुनिया भर की अच्छी अच्छी बातें बताएंगे वो। क्या सच यही है? एक सच ऐसा है जो पूछ रहा है वो भी जानता है, और जो सामने खड़ा होकर बता रहा है वो भी जानता है। और वो सच क्या है? कि अथाह पैसा है और पावर है, बस बोरा भर भर के पैसा है, इसीलिए वो कर रहे हैं पैसे के लिए। अगर समाज सेवा करना था, हमारे गांव की रोड गंदी है, मरिया सफा कर दें, बहुत लोग को डेंगू हो जा रहा है, मर जा रहे हैं, इससे बढ़िया समाज सेवा क्या हो सकती है? खाना हम खिलाएंगे, आएंगे। अब समस्या क्या है कि तुम्हें पैसा मिलेगा, चलो तुम्हें हम 10,000 करोड़ दे दें, लेकिन पैसा का इस्तेमाल क्या है? आपको पैसा चाहिए क्यों? पहले ये भी जान लीजिए। मैं बता रहा हूं कि आप कैरियर चुनेंगे कैसे, नहीं आगे चल के आप जानते हैं ना कठपुतली बन जाएंगे। जिंदगी में सबको मजे जीवन के नहीं मिलते, मिलते कुछ ही को हैं। तो हम बता रहे हैं कि आपको ये पैसा चाहिए क्यों, क्यों चाहिए आपको ये पैसा, इस पैसे का क्या इस्तेमाल है आपके लिए? कोई बताएगा? आप ये पैसा कमा ही रहे हैं तो क्यों? खुद के आसी के लिए ना। बढ़िया कपड़े चाहिए, बढ़िया घर चाहिए, बढ़िया गाड़ी चाहिए, समाज में रुतबा चाहिए, और क्यों चाहिए पैसा? घर में कोई बीमार हो गया, इलाज के लिए पैसा चाहिए, चलो ये भी मान लेते हैं। बच्चों को अच्छी स्कूल पढ़ाना है, इसके लिए पैसा चाहिए। ओवरऑल तुम्हारे खुद के भौतिक सुख संसाधनों के लिए पैसा चाहिए, और पैसा का कोई काम है नहीं दुनिया में। तो कुल मिला के पैसा चाहिए आपको अपने खुद के अयासी के लिए, इसलिए आप यहां कोचिंग करने आए थे, इसलिए आपको नौकरी चाहिए, इसलिए दुनिया भर के ड्रामा मचा के रखे हैं। इंटर पास होकर नौकरी पाते पाते आपकी उम्र हो जाएगी 22-23 साल, और आज आपके पास समय पर आपके पास क्या नहीं है? पैसा। और कल को आप मेहनत करेंगे, आपकी लग गई नौकरी, और आप बन गए जज साहब, आप बन गए आईएएस, बन गए डॉक्टर, कोई बड़ी नौकरी पा गए जिसमें बहुत पैसा है, बोरा भर भर के। ठीक है, खर्चा कब करेंगे? क्योंकि आप क्या पा गए हैं? नौकरी, पैसा। और जब पैसा पा गए और आप बन गए, मान लीजिए चलिए एक आईपीएस अधिकारी, तो फिर दिवाली की छुट्टी आपको मिलेगी नहीं तो आपको छुट्टी ही नहीं मिलेगी, आपको प्रॉपर छुट्टी कभी मिलेगी ही नहीं। आप बन गए टोटल 100% जो नौकरी, मतलब नौकर। किसके नौकर? सरकार के। बस एक ऐसा नौकर जिसके पास बहुत पैसा है, बस वही फर्क है। और अब आप क्या करेंगे क्या उस पैसे का? बढ़िया से एकदम आलीशान घर बनवा लिया, और नोट बेड पे हीरा लगवा लिया सोने का बेड बनवा लिया, पर सोने के लिए टाइम नहीं है बेड पे, क्योंकि ताने पड़े रहोगे। जब फोन आएगा तो अपने घर आ ही नहीं पाओगे। आज यहां पोस्टिंग, कल प्रतापगढ़ पोस्टिंग, नसो कहीं और, परसों कहीं और आप कब तक भागेंगे? 60 साल तक। तो आपको जो जिस लिए पैसा चाहिए था कि चलो एक स्पोर्ट कार खरीदेंगे लंबोर्गिनी, और छत खोल के उड़ाएंगे धड़ा धड़ा धड़ा, 2 लोग को बैठा के, जो पिक्चर वाली 4 लोग को बैठा के उड़ाएंगे, बड़ी वाली अयासी करेंगे बैंकॉक में जाके, कैसे? छुट्टी नहीं है,
और है भी गिन चुन के साथ धर्मदस्त ही। तो ये तुम कह रहे हो कि हम कमा लेंगे पैसा 10,000 करोड़ 20,000 करोड़, किसके लिए और क्यों? क्या उसका उपभोग आप कर पाएंगे? तो फिर आपकी बीपी लो होगी, घुटने में दर्द होगा, बीमार होंगे, नौकरी करते करते परेशान हो जाएंगे, और जिस जिंदगी को तुम बेहतर बनाने के लिए वो काम करने गए थे, वो जिंदगी हो गई बद से बदतर। आंखों में नींद लिए भागते रहोगे, सोते रहोगे, फोन आएगा फलाने जगह एक्सीडेंट हो गया, 100 लोग मर गए, तुम्हारी नींद खराब की, साला 100 कैसे मर गए? पता चला बस में जानते हो ना ओवरलोडिंग हो गई थी, लड़ाया कोई और, लड़ा कोई और, मरा कोई और, परेशान तुम हो, जवाब देना है आगे कैसे इतने लोग पड़ गए उसमें, तो तुम्हारी बीपी से खराब रहेगी। चाट जानते हो गुंडों की धमकी आएगी, पार्टी मंत्रियों की आएगी। तो तुम अगर कुछ अच्छा काम कर ही लोगे और डॉक्टरे बनेंगे, तुमको अस्पताल जाना पड़ेगा और तो पैसा मिलेगा ना। एक दिन नहीं बैठोगे तो 10 लाख का नुकसान। तो मोह इस बात है कि एक दिन छुट्टी लिए चले गए, मतलब घूमने हम मनाली, 10 लाख तो गया। इलाहाबाद कुछ डॉक्टर मान लो पर डे बैठने 10 लाख कमाता है, दीवार दिन बंद करेगा मर जाएगा, टेंशन नहीं। 10 लाख का नुकसान हो गया क्योंकि बड़ा डॉक्टर है ना, तो 4 दिन छुट्टी, मतलब समझ गए 40 लाख। तो हो सकता है कि एक समय के बाद उसके लिए 40 लाख मायने ना रखे, लेकिन मायने सबके लिए रखता है। तो आप एक बात बताइए फिर हमें, फिर आप इस जिंदगी का क्या मजा ले पाएंगे? तो कैरियर ऐसा हो कि जिसमें जिंदगी मस्त हो, पैसा हो और छुट्टी हो और आराम हो। तो कल लिख के लाना है और आपको बताना है कि आपको क्या करना चाहिए, जिससे न केवल पैसा हो, आपके मन का समय भी हो, खुद को सुकून भी हो। क्योंकि आप ये जो कुछ करना चाहते हैं वो देश बच्चों के लिए कर रहे हैं क्या? साले तुम्हारी शादी होगी तो शकल है। बच्चे तो छोड़ दो, बच्चे किस दुनिया में उनके बारे में जान दो, अभी तो अपने लिए कर रहे हो ना। और पता चला अपने लिए करते करते न जाने किसके लिए कर गए गलती से। तो इसीलिए पहले ये पता करो कि ऐसी कौन सी नौकरी है जिसमें आप अपने लिए कुछ कर सकते हैं, और क्या दुनिया में ऐसी नौकरी है भी या नहीं है, और अगर है तो ऐसा क्या काम है जिसमें आपको सब कुछ मिल सकता है। इसके बारे में धैर्य से विचार करिएगा आप, और विचार न कर पाइए तो मदद करने के लिए हम हैं। हम सैकड़ों हजारों नौकरियों में से, हजारों कामों में से आपको बताएंगे कि कौन सा काम बेहतर हो सकता है। माना कि हो सकता है हर चीज के बारे में हम ना बता सके, क्योंकि हर चीज के बारे में हमें भी जानकारी नहीं है, पर हाँ हम आपकी मदद जरूर कर सकते हैं इनको छांटने में। इसलिए भविष्य में क्या करना है इसका चुनाव ये टाइम पास का विषय नहीं है या दांत दिखाने का विषय नहीं है, ये एक बहुत ही सीरियस मुद्दा है। कितनी जिंदगियां बर्बाद हो गई। अभी हाल ताल में देखो ना, एक हफ्ते पहले एक आईएएस ने खुद को मार लिया, आईपीएस ने, और कितने आईएएस ने, ऐसे मर रहे हैं लोग। अब उसके पास किस बात की कमी थी? पैसे की। समझ गए? इसलिए ऐसा ना हो कि जो तुम चाहते हो वो बनने के बाद भी तुमको सुकून ना मिला जीवन में, तो फिर आखिर हमने ये सब किया क्यों? हम अपने आप को इतना दुख क्यों दिए, इतना पढ़ाई लिखाई, इतना ताम झाम क्यों? इसलिए सही जो प्रश्न है तुम्हारे जीवन का वो तुम्हें पता होना चाहिए। तो इसे आप पता कर लीजिएगा और लिख के आइएगा जरूर, और ना लिख पाइएगा और अगर इसको अपलोड कर दिया मैंने गलती से, जो कि नहीं ये करूंगा, लेकिन अगर कर दिया तो वहां जाके बताइएगा नीचे कि सर ये लिस्ट है और ये कर सकते हैं, बताइएगा जरूर, हमें इंतजार रहेगा इस बात का। और एक लिस्ट में बना के एक प्रॉपर खांचा 100, 150, 200 नौकरियों का जो आप कर सकते हैं, जिसे आप अफोर्ड कर सकते हैं, उसके बारे में हम आपको बताएंगे जरूर अगले वीडियो में, ठीक है ना। और इस महीने के अंत तक तीसरा वीडियो में अपलोड कर दूंगा, श्योर एंड सर्टेन। चलो फिर तब तक के लिए इन लोग को बेस्ट ऑफ लक, तुम्हें पढ़ाएंगे।